वो कहावत आपने सुनी होगी, कर्मा कम्स बैक। कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। सोचा कि एक स्ट्रेटेजिक बफर होगा तालिबान अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इस वीडियो में हम इस तालिबान के क्रिएशन और ये दुरंत लाइन के इस मुद्दे को हम डिटेल में समझने वाले हैं। यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन बनते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एवरीथिंग विल बी क्लियर। नाउ, अब इशू क्या है? देखिए, मैंने आपसे बताया कि तालिबान को बनाया पाकिस्तान ने, लेकिन जैसे ही तालिबान की सरकार वहां पर बनने लग रही थी, यानी कि तालिबान काबुल पर कब्जा कर रहा था, पाकिस्तान ने 2017 में बड़ी तेजी से एक्चुअली एक्शंस लेने स्टार्ट किए और फेंसिंग का वर्ड स्टार्ट कर दिया। मतलब फेंसिंग का मतलब है कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में दुरंत लाइन है, इस पर बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी, बार्ब्ड वायर लगाने स्टार्ट कर दिए। वो एक तरीके से वो फॉर्मलाइज कर रहे थे कि देखो यही है बाउंड्री दोनों के बीच में। अब पाकिस्तान की तेजी इस बात से आपको क्लियर हो जाएगी कि पेंडेमिक के दौरान पाकिस्तान रुक गया, लेकिन ये फेंसिंग का वर्क नहीं रुका। और हुआ वही जिसकी एक्चुअली आशंका थी पाकिस्तान को, कि जैसे ये तालिबान जिसको हमने पनाह दी है, पनाह इस वजह से कि जिस समय अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार ट्विंडल कर रही थी, एफर्ट मार रही थी कि हाँ अफगानिस्तान में लोकतंत्र होगा, उस समय अफगानिस्तान के जो मेजर यू कैन से हिल ब्रेकर्स थे, यानी कि जो समस्याएं पैदा कर रहे थे तालिबान के लीडर्स, वो कहां से काम कर रहे थे? पाकिस्तान से काम कर रहे थे। और इसी वजह से उनकी जो शूरा है, यानी कि जो मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको क्वेटा शूरा भी कहा जाता था, अंडर द नेम ऑफ द सिटी क्वेटा इन पाकिस्तान। अब यानी कि कर्मा कम्स बैक, ये वाली बात हो गई। अब जो तार ये पाकिस्तान लगा रहा है, अब इन तारों से सुर निकलने लग गए हैं। अभी जो तालिबान के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जो पाश्तूनिस्तान की मांग है वो अभी भी जिंदा है। अब आप कहेंगे पाश्तूनिस्तान की मांग से पाकिस्तान को दिक्कत क्या है? दिक्कत इस मैप के थ्रू आपको समझ में आएगी। सबसे पहले कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। तालिबान में जो फाइटर्स हैं, 40% से ज्यादा जो फाइटर्स हैं वो पाश्तून एथनिसिटी के हैं। उनका सपना है पाश्तूनिस्तान। आप कहेंगे सर सारे सपने पूरे थोड़ ना होते हैं, लेकिन जब तक सपने देखे ना जाएं तो पूरे भी नहीं हो सकते ना, तो देखना तो पड़ेगा। और अगर वो सपना देख रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ इतिहास तो होगा। अब उस इतिहास को जरा समझिएगा। यहां पर जो आपको ये हल्का सा जो पिंक कलर में दिख रहा है, ये है वो पाश्तून रीजन। एक समय ऐसा था कि अफगानिस्तान जो एम्पायर होता था, जैसे वहां पर शाह थे, जैसे मोनार्की होती थी, तो अब्दुल रहमान राज करते थे। यहां पर पाश्तूनी लोगों का कहना है कि एक समय पर अफगानिस्तान की एक कैपिटल पेशावर भी होती थी। तो यानी कि उनका तो मानना है कि पेशावर जो पाकिस्तान का है वो भी पाश्तूनिस्तान का भाग बनेगा। अब अफगानिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान की सरकार आई है और वो ये कह रही है कि हाँ हम पाश्तूनिस्तान के सपने को जिंदा रखना चाहते हैं, दिस इज द एम एंड वी आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या होगा? ये जो भाग है ये पाकिस्तान के हाथ से जाएगा। और कहानी केवल यही नहीं एक्चुअली थमने वाली है। इसके नीचे ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, यहां पर बलूच लोग हैं जो अलग से बलूचिस्तान की मांग करते हैं। अगर प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो पाश्तूनिस्तान की मांग है, तो उसको वो पाश्तून रीजन को एक्चुअली कौन से पाकिस्तान के रीजन या कौन से रीजन जो है वो बॉर्डर करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर कहा जाए कि सिंध बॉर्डर करता है तो क्या बात वो सही होगी? तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इसके लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा, अभी आपको आंसर दे सकते हैं आप कमेंट्स में। द प्रपोज पाश्तूनिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो भारत का भाग है, बलूचिस्तान और पंजाब किसका प्रांत जो पाकिस्तान में चला गया। ये वाला आप ये देख रहे हैं, ये है पाश्तूनिस्तान जिसकी मांग चल रही है। हालांकि ये इंटीग्रेट होकर ये यहां पर आ जाएगा। अगर अलगाववादी ताकतें पाकिस्तान में सफल हो जाती हैं तो उसका मतलब समझते हैं आप? उसका मतलब है कि 1/3 पाकिस्तान पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा। ये जो रीजन है जहां से आप इंडियन ओशन को कनेक्ट होते हुए देखते हैं, राइट, अरेबियन सी को कनेक्ट होते देखते हैं, इसको भी अलग करने की अलग से मांग है। अब तेजी मैंने आपको बताया 90% के आसपास, तो उन्होंने अपनी फेंसिंग पूरी भी कर दी। ऐसा वो कर क्यों रहे थे? उनका मानना था कि अब ये डिमांड तेजी से हो जाएंगी। अब यहां पर एक बात कॉमन है,
कि इवन लोकतांत्रिक जब सरकार थी अफगानिस्तान में, तो वहां पर भी कई सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो कहते थे पाश्तूनिस्तान की बात को उठाए रखना होगा। उनका कहना था कि जो दुरंद लाइन है ना, दैट इज एक्चुअली दैट वाज साइंड अंडर ड्यूरेस, यानी कि दुरंद लाइन पर, दुरंद एक्चुअली नाम कहां से पड़ा, हेनरी मॉर्टिमर दुरंद, ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिनके नाम पर ये नाम आया। एक्चुअली ही वाज अ डिप्लोमेट, और वो एक समय पर पर्शिया में भी रहे, इस रीजन की एक्टिविटीज को भी देख रहे थे। और ये वो समय था जब ये जो ऊपर वाला आप एरिया देख रहे हैं, तो यहां पर तुर्कमेनिस्तान है, और यहां पर इस एरिया में, ये पूरा जो एरिया होता था पाकिस्तान वाला एरिया, यहां पर ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिश कॉलोनी थी। यहां पर अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक बफर की तरह यूज करना चाह रहा था ब्रिटिश एम्पायर। अब आप कहेंगे स्ट्रेटेजिक बफर का मतलब क्या है? एग्जाम्पल लीजिए, बफर हमें क्यों जरूरत होती है? बफर तब जरूरत होती है जब हमें खतरा होता है किसी बड़ी ताकत से। अब आप कहेंगे ब्रिटिशर्स को किससे था खतरा? एक्चुअली यहां पर जो आ चुकी थी रशियन जार की फोर्सेस, एक लॉर्ड कर्जन जो थे, उनकी एक किताब में एक वर्णन है, उनका कहना है कि 95,000 रशियन एम्पायर के सैनिक अफगानिस्तान के नॉर्थ वाले पॉइंट पर बैठे थे, यानी कि इनकर्शन हो सकता था, एंट्री हो सकती थी। तो इसका खतरा अफगानिस्तान के किंग को भी था और साथ में ब्रिटिशर्स को भी था। ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर इंडिया में एंट्री होगी तो एक ही जरिया है, लैंड से एंट्री होगी, अगर रशियन एम्पायर एंट्री करेगा तो एक ही जरिया है, वो है ये वाला जोन। तो इसको सिक्योर करना पड़ेगा। व्हाई नॉट सेटल दीज बॉर्डर विद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ ऐसा टाई अप किया जाए कि अफगानिस्तान आने वाले समय में जो भी अपनी विदेशी या सुरक्षा से जुड़ी नीतियों को बनाएगा, तो उसमें ब्रिटिश हुकूमत का एक साझा, यू कैन से, सहयोग होगा। तो ऐसा क्यों कर रहे थे ब्रिटिशर्स? आपको क्या लग रहा है उनको अफगानिस्तानियों की चिंता थी? उनको चिंता नहीं थी अफगानिस्तानियों को, उनको मतलब था अपने आप को सिक्योर करने से। और बड़े स्मार्टली वहां पर दुरंद ने जो डिप्लोमेसी एक्चुअली कर रहे थे, वो इससे काफी पहले से, वो सक्सेसफुल ऐसे हुई कि उन्होंने इस वाले रीजन को, जो कि अलग से पहले पश्तून जो लोग थे वो एक साथ रहते थे, मैंने आपको बताया एक टाइम पर अफगान जो एम्पायर था वो यहां तक था, उनका तो कहना है कि इंडस तक था भाई एक समय पर। तो ऐसे में पश्तून लोगों को बीच में से बांट दिया गया, कुछ पश्तून लोग आ गए पाकिस्तान की साइड, उस टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनी थी, और इस तरफ आ गया आपका अफगानिस्तान। तो अब इसी सपने को वो यहां पर रिवाइव कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान एक तरीके से पक्का काम करना चाह रहा है इस फेंसिंग के द्वारा। पक्का काम क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून यह कहता है कि अगर किसी डर दबाव के अंतर्गत किसी संधि को साइन भी किया गया तो उस संधि को क्वेश्चन किया जा सकता है। पश्तून लीडर इसी बात को कहते हैं, भाई वो डर दिखाया हुआ था आपने, ऊपर से जार आ जाएगा, नीचे से ब्रिटिशर आ जाएंगे, चलो संधि कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कुछ टेरिटरी ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर के अंदर कर देते हैं। तो एक तो डर, दूसरा कहा कि भाई वो जो संधि थी वो ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर और उस टाइम पर जो राजा थे अफगान के, उनके बीच में हुई थी, लेकिन जब कॉलोनियल एम्पायर चला गया तो रिविजिट होनी चाहिए थी वो संधि, ऐसा वो पॉइंट उठाते हैं। आगे जानेंगे इस पॉइंट को। तो एक डिमांड ये भी है कि वो कहते हैं कि या तो आप पश्तून को आजाद कर दो, यानी कि पाकिस्तान से पश्तूनिस्तान अलग कर दो, या फिर ग्रेटर, एक्चुअली पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, मतलब ग्रेटर पश्तूनिस्तान, वो कहते हैं कि फिर हम मर्ज हो जाएंगे आपके अफगानिस्तान में, उसको एक और टर्म दी जाती है, वो ग्रेटर अफगानिस्तान हो जाएगा, ऐसे वो बात करते हैं। अब यहां पर जो अफगान तालिबान है वो बैक करता है इस डिमांड को। अफगान तालिबान, जो अफगानिस्तान में तालिबान है, एक तालिबान पाकिस्तान में भी है, टीटीपी। तो अब वो भी यहां पर एक्चुअली एक मेजर शेयर है इस मूवमेंट को बनाए रखने के लिए। अब आप कहेंगे अच्छा, मतलब ये लग रहा है कि कुछ पश्तून लोगों की डिमांड होगी। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 23 करोड़, 23 करोड़ में से 15% जनता की ये डिमांड है। तो आपको लगता है कि ये डिमांड इतनी कोई हल्की डिमांड है? नहीं, 15% बड़ी डिमांड है भाई। अब ओरिजिन क्या है, मैंने आपको इसका एक बैकग्राउंड बताया। ऊपर था रशिया और नीचे था ब्रिटेन और बीच में था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को तो एक तरीके से ग्रेट गेम का एक लैंड मानकर यूज किया गया। रशिया एंड ब्रिटेन आपस में कंटेस्ट कर रहे थे कि हर किसी को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना था। रशिया को लगता था हम नहीं चाहते फर्दर आगे जाए ब्रिटेन, क्योंकि उसके ऊपर जाता तो उनको लगता, रशियन को लगता कि शायद ये आगे हम पर अटैक कर दे। तो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से बीच में अफगानिस्तान का बॉर्डर पड़ गया।
लोकेशन पड़ गई। ये भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान के लोगों का जो जीवन है शुरू से स्ट्रगल में रहा, उसका एक कारण उनकी लोकेशन भी बनी रही। राइट नाउ डर था रशिया का, और यहां पर रशिया का डर, ब्रिटेन ये कह रहा था कि ये ऑक्सस यानी कि वो आमू दरिया को पार करेंगे। मतलब क्या है, देखिए ये वो लोकेशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहां पर एक्चुअली कहा गया कि 95,000 के आसपास रशियन सैनिक बैठे थे और वो एंट्री कर सकते थे यहां पर अफगानिस्तान में। यहां पर कहा गया कि अगर एंट्री वो यहां पर कर सकते थे तो इससे उनको स्ट्रेटेजिक एक तो इंटरेस्ट उनके सर्व हो जाते, क्योंकि यहां पर ये ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट था, फर्दर यहां पर अटैक कर सकते थे। और अगर अमू दरिया को उन्होंने कर दिया तो इसका मतलब है कि अब वो फर्दर इस वाले एरिया को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज कर सकते थे। एंड फर्दर इंटरेस्ट का मतलब इस तरफ गल्फ है, पर्शिया है, राइट, विच वर द मेजर ट्रेड रूट्स। तो यानी कि जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन जो है उसमें पैसा बड़ा मायने रखता है, राइट। तो अब पाश्तूनिस्तान इस रीजन को वो मांग कर रहे हैं, और ये है वो दुरन लाइन आपको दिख रही होगी। ये है वो क्वेटा जिसको तालिबान अपना बेस बनाकर इतने सालों से काम कर रहा था, राइट। इसी वजह से मैंने बताया कि हमने उसको क्या कहा, क्वेटा शोरा बताया आपको। नाउ पाश्तूनिस्तान एक लॉस्ट एम्पायर। मैंने आपको बताया कि अफगान एम्पायर जो था उसमें पाश्तून एक पार्ट था। मैंने आपसे कहा कि 40% से ज्यादा पाश्तून लीडर थे, पाश्तून फाइटर्स थे। और कौन थे इसमें, तजिक्स भी हैं, उज्बेक्स भी हैं। तो हमें क्या पता लगा कि देखो तालिबान में भी ना मल्टी एथनिसिटी के फाइटर्स हैं। आप कहेंगे सर पाश्तूनिस्तान और पाश्तून मतलब क्या हुआ इसका। देखिए इनकी बोली, रहन सहन, खान पान, विश्वास वो अदर एथनिसिटीज से अलग हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार तो जो पाश्तून कॉन्सेप्ट्स हैं, कल्चर है, वो इस्लाम के ओरिजिन से भी पुराना है। जो पाश्तून लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, करते हैं इस्लाम को फॉलो, लेकिन उनके जो कल्चर के जो टेनेट्स हैं वो इस्लाम से भी पुराने हैं, जिसको हम पाश्तून वली भी कहते हैं। और भारत का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो पाश्तूनिस्तान में पाश्तून वली जो उनका कल्चर है उसको बढ़ाना, और उसके बाद जो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको सिक्योर करना है। अब एक ही मांग है, वो मांग क्या है कि पाश्तूनिस्तान बनना चाहिए, या तो ऑटोनोमस रीजन बना दो आप पाकिस्तान में ही। ऑटोनोमस का मतलब है कि जितने भी रीजन है जहां पर पाश्तून है उनको एक कर दो आप, और एक करने के बाद उनको स्वायत्ता दे दो। दूसरा है कि इंडिपेंडेंट पाश्तूनिस्तान बना दो। तीसरा है कि ग्रेटर आप अफगानिस्तान बना दो। तो आपको क्या लगता है तालिबान की क्या मांग होगी, जो अभी काबुल पर काबिज है यानी कि अफगानिस्तान में? उसकी मांग ये है कि हम ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे। अब पाश्तूनिस्तान मूवमेंट जो है ये 1893 ये कॉलोनियल सिविल सर्वेंट ने दुरंत लाइन बना दी, तो डिवीजन से ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। भाई जब तक कुछ खोया ना जाए तब तक उसकी अहमियत थोड़ी ना पता लगती है। तो जैसे ही इनको डिवाइड किया गया अब उनको लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई हमारे साथ, तो राइट। ये बाउंड्री का कंसेप्ट जो है ये ब्रिटिशर्स ही लाए थे, उससे पहले फ्रंटियर्स होते थे। इस वजह से इस एरिया को फ्रंटियर कहा जाता था। एक तरफ अफगान है और दूसरी तरफ ये ब्रिटिश एम्पायर है, फ्रंटियर। यहीं से एक लीडर का जन्म हुआ और काफी पॉपुलर हुआ, आपने नाम सुना है, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हां, खान अब्दुल गफ्फार खान भी इस पाश्तूनिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए थे। अनदर फैक्ट इज उनकी जो मूवमेंट थी आपने सुना होगा, रेड शर्ट मूवमेंट सुना है आपने, रेड शर्ट, खुदाए खिदमतदार, राइट। तो ही वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस कॉज, खुदाई खिदमतगार। इनको बच्चा खान भी कहा जाता था। अब यहां पर इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये पूरा कनेक्शन आपके यहीं कहीं बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इशू। खान अब्दुल गफ्फार खान एक नॉन वायलेंट पाश्तून मूवमेंट रन कर रहे थे। आप कहेंगे यानी कि वो भी जिस समय ये पाश्तून मूवमेंट रन कर रहे थे वो एक अलग पाश्तूनिस्तान की मांग कर रहे थे, आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। इवन जब इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन की बात आई तो खान अब्दुल गफ्फार खान का कहना था कि दिस होल रीजन शुड बी इंटीग्रेटेड विद इंडिया, वी शुड बी यूनाइटेड इंडिया, मतलब एक भारत बनना चाहिए। लेकिन जिस समय ये डिवीजन का फैसला हो गया तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट कही थी, और कई लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस बात को सुन के, बिल्कुल सही बात थी। उन्होंने कहा कि हम नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में गांधी जी का साथ देते रहे, हम इस मूवमेंट में एक अखंड भारत की बात करते रहे, लेकिन बिना हमारे बारे में सोचे, हमारी मूवमेंट के बारे में, हमारे लोगों के बारे में सोचे, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या गलत किया है वो सोचे। केवल हम फ्रंटियर पे थे, हम एंड पॉइंट पे थे, हमसे पूछा ही नहीं गया, और हमें
आपने एक तरीके से वुल्स के सामने फेंक दिया। ही सेड दैट वी आर थ्रोन इन फ्रंट ऑफ वुल्स। ये आपने क्या कर दिया है? वो वुल्स किसको कह रहे थे? भेड़िया किसको कह रहे थे? वो कह रहे थे पाकिस्तान की हुकूमत को। और उनका कहना बिल्कुल सही भी साबित हुआ। जैसे ही अलग पाकिस्तान बना तो जो खुद ही खिदमतगार थे, यानी कि जो नॉन वायलेंट मूवमेंट कर रहे थे केवल अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए, उनके खिलाफ आक्रमण होने लग गए। एक बहुत ही इनफेमस मैसेकर भी हुआ, बारबरा मैसेकर। आप उसके बारे में पढ़िएगा जरूर। चडवाला डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहां पर ये मैसेकर हुआ था। और एक कमेंट ये भी कहता है कि ये जलियांवाला बाग से बड़ा मैसेकर था। लेकिन जलियांवाला बाग पॉपुलर हो गया क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने किया था। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने ही लोगों, हालांकि वो पश्तून लोग उनको अपना नहीं मानते थे, उनका मानना था कि हम इसके फेवर में नहीं हैं, हमें या तो यूनाइटेड इंडिया मांग करते थे वो। लेकिन उसके बाद जब नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कहा फिर हमें अलग कर दो, आप हमें अलग से पाश्तूनिस्तान दे दो। अगर भारत के साथ नहीं तो अलग सही, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं। तो इसी वजह से वहां पर वायलेंस का इस्तेमाल होने लगा। और उस समय वो जो भारत जिसके लिए, जिस सपने के लिए वो लड़े थे, वो भारत और उसके जो नेता थे वो इन पाश्तून के साथ खड़े नहीं थे। उसके बाद एक रेफरेंडम कराया जाता है पाकिस्तानी सरकार द्वारा कि चलो जनता से पूछ लेते हैं। खुदे खिदमतगार इस रेफरेंडम में शामिल नहीं होते, वो इसका बहिष्कार कर देते हैं। नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो इसमें शामिल क्यों नहीं होते? उनका कहना था कि इसमें ऑप्शन जो दिया गया है उस ऑप्शन में अलग पाश्तूनिस्तान की बात ही नहीं की गई, या अफगानिस्तान के साथ विलय होने की बात नहीं की गई, जिसमें कि हमारे अन्य भाई बंधु, हमारे जो पाश्तून लोग हैं वो हैं। तो या तो हमें अलग कर दो या अफगानिस्तान के साथ कर दो, ये तो ऑप्शन ही आपने नहीं हमें दिए। तो फिर इस रेफरेंडम को कराने का फायदा क्या है? इस रेफरेंडम में वो भी ऑप्शन नहीं था कि आप भारत के साथ मिल जाए। तो ये रेफरेंडम है क्या? ये रेफरेंडम तो एक तरीका था फर्दर सब्जुगेशन का। मैं इनका राजनीतिक कद आपको बता दूं तो जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे तो उस समय 1937 के जो इलेक्शंस थे उसमें खुद ही खिदमतगार जो मूवमेंट थी ये चुनाव जीती थी कांग्रेस के साथ मिलकर। और उस समय खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं, उनके जो भाई थे खान अब्दुल जब्बार खान, जिनको डॉक्टर खान साहिब भी कहा जाता था, उनको इस क्षेत्र का सीएम बनाया गया था। 1946 के जब अंतरिम सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें भी खुदाई खिदमतगार इस रीजन में जीते थे, जिसको NWFP कहा जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फ्रंटियर शब्द इस वजह से क्योंकि ये दो एम्पायर के बीच का फ्रंटियर रहा था। मैंने आपको बताया ये एक जो लाइन खींचने वाली बात होती है ना, कि इस तरफ दूसरा देश, तरफ दूसरा देश, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट वेस्ट से आया है। साउथ एशिया में फ्रंटियर्स होते थे, कुछ ऐसे रीजन्स होते थे जो जिनको स्वायत्ता दी जाती थी, जिनको कोई भी पावर क्लेम करने की कोशिश नहीं की जाती थी, जिससे कि बॉर्डर पर रह रहे लोगों का जीवन सुगम हो सके। लेकिन जब ये जीत तो गए थे 1946 में, लेकिन 47 में बंटवारा हो गया। और बंटवारे के बाद फिर जो नई सरकार आई तो उसने, पाकिस्तान की सरकार ने दमन इनका शुरू कर दिया। और उसके बाद खुद खिदमतगार जो मूवमेंट थी वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाई, वो एक लॉस्ट कॉज हो गया पाकिस्तान के लिए। लेकिन देखिए, आप पॉलिटिकली सब्जुगेट कर सकते हो, लेकिन अगर वो सब्जुगेशन चलता रहा तो आपको नहीं लगता आप उस विचार को और ज्यादा मजबूत करते हो? और यही वहां पर हुआ। हालांकि जब वहां पर एक तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही थी तो उस डिक्टेटरशिप में इवन मुशर्रफ के टाइम पर भी, उससे पहले भी प्रयास ये भी हुए कि जो पाश्तून पठान हैं उनको सिविल सर्विसेज में और वहां की पॉलिटिक्स में एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। वो एक तरीका था कि अगर यहीं से कुछ लोग इंटीग्रेट हो जाएंगे पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन में तो इनका जो पाश्तून मूवमेंट है वो कहीं थम जाएगी, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसके क्या क्या कारण है जरा उसको सुनिएगा बहुत ध्यान से। पाश्तून लोगों का कहना है कि हमारी डिमांड वेग नहीं है, हम अपने लोगों के हालात को इंप्रूव करने के लिए लड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका कहना है कि पाश्तून जो लोग हैं वहां पर वो एग्रीकल्चर करते हैं, तो मान ले टोबैको बनाते हैं और कॉटन, दो एक्चुअली कमोडिटीज हैं जिसमें वो मेजरली एंगेज रहते हैं। लेकिन जो तंबाकू होता है
वो जब यहां से बनकर जाता है तो वो पाकिस्तान के अन्य रीजन्स में बिकता है। अन्य रीजन्स में एक्चुअली उसकी फैक्ट्री होती है। पाश्तून लोगों की मांग है। अगर आप सही में हमें अपना समझते हैं तो आप यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं करते? तो ना तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर हुआ है, ना ही वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, ना ही वहां पर डेवलपमेंट का एक जस्टिफाइड एलोकेशन होता है। पाश्तून लोगों का कहना है कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, पाकिस्तान की आर्मी में आपको एक रीजन सबसे ज्यादा डोमिनेंट मिलेगा। एक रीजन से ही लोग सबसे ज्यादा डोमिनेंट मिलेंगे, वो है पाकिस्तान का पंजाब रीजन। इनका कहना है कि खेती में पानी की जरूरत हमें भी है, लेकिन पानी को अगर आप सुविधा की बात करें, इरिगेशन फैसिलिटीज की बात करें, तो इन्वेस्ट किया जाता है पंजाब रीजन में। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत हमें भी है, हमारे बच्चों को भी है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन पाश्तून रीजन में नहीं किया जाता पूरा। तो ऐसे में फिर वो कहां से आप कह रहे हैं कि वी आर वन, दैट्स व्हाट पाश्तून कॉज इज फाइटिंग फॉर। उनका उनका कहना है कि इससे पहले पाकिस्तान ने अपने निजी फायदे के लिए एक्चुअली पाश्तून कॉज को पैन इस्लामिज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, और वो काफी हद तक सफल भी हुए। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था शुरुआत में, कर्मा रिपीट्स। कर्म जो है आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो यहां पर पाकिस्तान ने क्या किया, कुछ क्लेरिक्स यानी कि जो पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी के साथ मिलकर पाश्तून लोगों को, पाश्तून कॉज को छोड़कर इस्लामी जिहाद के लिए लड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित करना स्टार्ट कर दिया। अलग से एक संस्था भी बनाई गई, उस संस्था के अनुरूप ट्रेनिंग भी होती रही। और तालिबान का जन्म जो है, जो केवल अफगान से आए लोगों के थ्रू नहीं हुआ, कई जो ये पाश्तून लोग जो पाकिस्तान में थे, इनको भी इस तालिबानी कॉज में इंटीग्रेट किया गया। लेकिन आइडिया क्या था, पैन इस्लामिज्म। आप जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। जो यूएस की फोर्सेस हैं और इससे पहले जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी, यानी कि जो रशिया की फोर्सेस थी, ये दोनों ही इस्लाम के लिए खतरा हैं। तो आप इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, आप अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये लगता कि वो एक्चुअली केवल इस्लाम के लिए ही लड़ रहे थे। वो इस्लाम के लिए क्या लड़ना हुआ, वो एक्चुअली पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे एजेंडा को सेट कर रहा था। अगर डायरेक्शन ना बदली जाए तो फाइटर्स जो हैं, जो कॉज है, जो अनरेस्ट है, वो खुद पाकिस्तान में इंपैक्ट करना शुरू कर देगा। राइट। और एक बड़ा रोचक किस्सा है, खान अब्दुल गफ्फार खान का जब इंतकाल हुआ तो ये कहा गया कि उनकी एक इच्छा थी कि जो पाश्तून रीजन है, जो अफगानिस्तान की साइड है, उनको वहां दफनाया जाए। तो आई वाज रीडिंग इट इन वन बुक, दे वर सेइंग कि पाकिस्तान तालिबान में सिविल वॉर चल रहा था। राइट, सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहा था। लेकिन जब तालिबानी फाइटर्स को पता लगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान का जनाजा जाना है, तो उन्होंने भी कह दिया कि अब हम अपने हथियार को भी फिलहाल यूज नहीं करेंगे। सो दैट वाज द स्टेचर एंड रेस्पेक्ट दे वर हैविंग फॉर अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान। कहते हैं ना कि व्यक्ति कितना भी गलत हो, आतंक का इस्तेमाल करे, लेकिन जो सच है, जो सत्य है, उसके प्रति व्यक्ति के अंदर सम्मान रहता है। राइट, जो व्यक्ति सच्चे के रास्ते पर चलता है, प्यार के रास्ते पर चलता है, समृद्धि के रास्ते पर चलता है, सबके भले की बात सोचता है, तो उसका सम्मान हर कोई करता है। राइट, एंड दैट वाज द, यू कैन से, प्रभाव था उनका। जनरल जियाउल हक, मैंने बताया, इन्होंने और मुशर्रफ ने, दोनों ने प्रयास किया कि एक्चुअली हम इंटीग्रेट करते हैं पाश्तून को मोर एंड मोर इन आवर सर्विसेज। जमीयत उलेमा ए इस्लाम, एक्चुअली ये JUI एक अलग से इन्होंने संस्था बना दी, और इसके थ्रू इन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के इन पाश्तून और अफगानिस्तान से जो बॉर्डर के थ्रू आए थे, कि अब तुम बड़े कॉज के लिए लड़ो। ये पाश्तून कॉज क्या है, तुम बड़े कॉज इस्लाम के लिए लड़ो। तो ऐसे में पाश्तून कॉज को कम कर दिया और इससे इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया। ये एक्चुअली पाकिस्तान की चाल थी। अब तालिबान कनेक्शन क्या रहा, तो पाश्तून इंपल्सेस जो हैं आपने कम तो कर दी, लेकिन खत्म नहीं कर सकते, और ये बात जो है उनको भी पता था। ISI और US दोनों ने मिलकर फंड्स प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए इस्लामिस्ट रेजिस्टेंस के लिए, कि तुम लड़ो। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिस्ट हैं, कहा कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करती। क्योंकि कार्ल मार्क्स का क्या कहना था कि भाई, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस।
गॉड इज क्रिएशन ऑफ मैन, गॉड एक कॉन्सेप्ट है जो हमने बनाया है, और गॉड के नाम पर कुछ लोग पावर ले लेते हैं और दूसरों का शोषण करते रहते हैं। रिलीजन का दुरुपयोग किया जाता है लोगों को सब्जुगेट करने के लिए, गलत को सही ठहराया जाता है, लोगों के साथ गलत भी हो रहा हो तो उनके दिमाग में डाला जाता है कि ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी, तुम्हारे पुराने कुछ कर्म होंगे तो झेलो इसको, प्योरिटी आएगी। तो एक सहारा दिया जाता है, लेकिन उस सहारे के चक्कर में होता क्या है कि जो वास्तविकता में शोषण कर रहे हैं वो कैसे शोषण कर रहे हैं आप उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते अपनी सोच से और अपने एक्शन से। तो ये कार्ल मार्क्स का कहना था, लेकिन यूएस का मानना था भाई ये तो खतरा पैदा कर देंगे। तो यहां पर ये दोनों आईएसआई और यूएस दोनों के कॉज जो है एक हो गए। कहा कि इस्लाम के खिलाफ वाली बात हो गई। देखो यूएस कह रहा है कि तो इस्लाम के खिलाफ बात चल रही है, ये तो अल्लाह को नहीं मान रहे यूएस। आईएसआई ने कहा समझदार तो हम भी हैं, लेकिन जो तुम समझदारी दिखा रहे हो अपनी, ये समझदारी हमारे काम की है, राइट। तो आईएसआई वाज लाइक कि आईएसआई को बहकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता, कुछ इस तरीके से। तो यूएस वाज लाइक कि चलो हम बहका रहे हैं अपने कॉज के लिए, राइट, बट द पॉइंट इज आईएसआई वाज प्लेइंग इट्स ओन कार्ड, राइट। वो अपने कार्ड खेल रही थी और अपने कार्ड से इस्लामिक रेजिस्टेंस को बढ़ा रही थी। लेकिन फिर वही बात आ गई कि वो कहता है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यहीं से जब वो तालिबान बना, फिर अलकायदा के कुछ फाइटर्स, उनको फंडिंग हो रही थी, और वही अलकायदा आगे जाकर, आपको पता है इस्लाम की आप बात कर रहे थे, लेकिन वही अलकायदा फिर आप पर अटैक करता है, राइट। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक यूएस पर करता है। इससे पहले इंडिया बार बार कहता था यूएस से कि भाई ग्लोबल टेररिज्म इज अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस, यूएस आप हमारा इस पर साथ दीजिए। यूएस वाज लाइक अरे ये तो तुम्हारी आपस की समस्या है, पाकिस्तान और तुम्हारा जो विवाद है ना कश्मीर वाला, उसके लिए है ये टेररिज्म, हमारे यहाँ कहाँ टेररिज्म। फिर देखिए ये जो उन्होंने बबूल बोया था, ठीक है, आतंकवाद का इस्तेमाल करना है स्टेट क्राफ्ट में, वो उनको भी इंपैक्ट करने लगा। आईएसआई डिनाइड सिग्निफिकेंट वेपन्स एंड रेजिस्टेंस टू किंग जहीर शाह। जब वो एक्चुअली इन फाइटर्स को सप्रेस करना चाहते थे, स्थिरता लाना चाहते थे, तो आईएसआई तो कोवर्ट तरीके से कर रही थी ना। ऐसे कह रहे हमारा कुछ हाथ नहीं है, बल्कि हाथ और पैसा सब उनका था। कहा हम आपको पैसा नहीं प्रोवाइड करेंगे। जब वो सोवियत्स आए तो अब इन्होंने भी क्या करा, आईएसआई ने सेलेक्टिवली पैसा फंड किया, यानी कि उन पाश्तून को पैसा नहीं देना, उन पाश्तून को फंड्स और वेपन्स और ट्रेनिंग नहीं देनी जो पाश्तून एक्चुअली पाश्तूनिस्तान का सपना रखते हैं। इन्होंने जानबूझकर उनमें से भी ऐसे कुछ क्लरिक्स, मौलवी, ऐसे लोग चुने जो एक्चुअली इस्लाम, जिहाद, इनके तरफ टिल्टेड थे, और उनको चुनकर फिर उनको पैसा प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, जिससे कि पाश्तूनिस्तान का जो कॉज है वो दब जाए। नाउ तालिबान ओनली वे। पाकिस्तान को लगा कि तालिबान ही एक तरीका है, ठीक है, इस्लामाबाद को खुद को सिक्योर रखने का, नहीं तो पाश्तूनिस्तान की मांग दोबारा आ जाएगी। तो इससे हमें पता लगा कि तालिबान का जो क्रिएशन था पाकिस्तान द्वारा, वो एक्चुअली अफगानिस्तान में कोई इस्लाम की स्थापना ये सब नहीं था, वेस्ट के खिलाफ नहीं था, वेस्ट से तो खुद सपोर्ट ले रहे थे, वो केवल अपने आप को सिक्योर करने का था कि भाई पाश्तूनिस्तान का कॉज ना बढ़ जाए और यहां पर डिवीजन ना हो जाए। यहां पर वो 1971 का जो लिबरेशन वॉर था, जैसे बांग्लादेश बन गया, यहां पर वो स्थिति ना दोबारा हो जाए। तो इस वजह से उनको लगा कि तालिबान इज द ओनली वे। तो अब तालिबान केम टू पावर, और तालिबान जैसे ही पावर में आया तो तालिबान ने कहा कि देखो ऐसा है कि हमने कोई वादा तो आपसे किया नहीं था कि आप हमें सपोर्ट करोगे और उसके बाद हम पाश्तूनिस्तान के सपने को दोबारा जिंदा नहीं करेंगे, ये वादा तो किया नहीं था। और अगर आपको लगता हो कि ये वादा था क्योंकि आपने हमें पैसा प्रोवाइड किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, तो अब हम स्टेट एक्टर बन गए हैं, पहले नॉन स्टेट एक्टर थे, यानी कि पहले आतंकवादी थे और अब हम सरकार हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक रूल है कि प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। वादे किए जाते हैं लेकिन तोड़ने के लिए। अगर वादे को तोड़कर आप अपने राष्ट्र हित को बचा सकते हो, तो अब तालिबान को जरूरत है लोगों का दिल जीतने की। और अगर इतनी बड़ी आबादी चाहती है कि पाश्तूनिस्तान का सपना जिंदा रहे, तो भाई उन लोगों को अगर बताएंगे कि तालिबान आ तो गया पाकिस्तान के सपोर्ट से, लेकिन हम पाकिस्तान से पाश्तूनिस्तान को लेकर रहेंगे, तो मुझे बताइए आप खुद ही कि उन लोगों के अंदर अब तालिबान के प्रति कुछ सम्मान, प्यार की भावना आएगी कि नहीं आएगी। जो एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल थे जो तालिबान के समर्थन में नहीं थे, उनको लगेगा यार ये तो बात अच्छी कह रहे हैं, देखो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। क्योंकि खुद तालिबान जानता है इस बात को कि अफगानिस्तान का एक बड़ी तादाद ऐसी है जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करती। उन्हें पता है कि लोकतांत्रिक सरकार को गिराने में पाकिस्तान ने सहायता की है तालिबान की, राइट। तो अब तालिबान को अपना लोगों का दिल जीतना है। हाउ तालिबान में ब्रेक पाकिस्तान।
सबसे बड़ा तो है कोलैबोरेशन विद द तालिबान विच इज इन पाकिस्तान। मैंने क्या कहा, दो तालिबान है, एक तो तालिबान जो अफगानिस्तान में स्थापित हो गया है, एक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, ये अपना वहां पर मूवमेंट बना रहे हैं फिलहाल। ISI का कहना है नॉट अ परमानेंट फ्रेंड, कारण आप सबको पता है भाई कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, व्हाट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट, राइट। राष्ट्र हित प्रमिनेंट है, एम्बिशंस जो है एथनिक पाश्तूनिस्तानी लोगों की उसको जगा कर रखेंगे, तभी जो है ये खट्टा अपनी पावर बना पाएंगे। देखिए एक सीधा सा राजनीति का रूल भी यहां पर लगता है, राजनीति, राज करने की नीति, राज किस पर करना है, लोगों पर करना है, तो लोगों का झुकाव जिस साइड होगा उस साइड तो आपको नीति बनानी पड़ेगी भाई, समझ रहे हैं। तो ऐसे में इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अब पाश्तूनिस्तान का जो डिससेटिस्फैक्शन है, मैंने आपको बताया कि पंजाब डोमिनेशन है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, टोबैको कॉटन होता है तो दूसरी जगह फैक्ट्रीज लगा रखी है वहां जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो मूवमेंट है ये केवल ऐसा नहीं कि पास्ट के सपनों पे है, ये कुछ हकीकत बयां करती है पाश्तून क्षेत्र की। इलेक्ट्रिफिकेशन वाला पॉइंट मैंने आपको जो बताया, रॉ मटेरियल की तरह बस लेने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है ज्यादातर, इरिगेशन यहां दी नहीं जा रही इतनी। नाउ पाश्तो लैंग्वेज आप सबको पता है हर किसी की जो भाषा है वो उसके करीब होती है। भारत के संविधान में तो ये कहा गया कि हर किसी की मातृभाषा में उसको प्राइमरी एजुकेशन मिले, लेकिन पाश्तो लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। कई जगह उर्दू को एनफोर्स किया जाता है, एक लेवल तक कहा जाता है कि उर्दू इज अ मैंडेटरी थिंग, राइट। तो ये भी पाश्तो लोगों को लगता है कि कहीं उनके कल्चर को मिक्स करके, उनके लोगों को उनके कल्चर को भुलाकर, उनकी लैंग्वेज को दबाकर कहीं ऐसा ना हो कि इस कॉज को डिफीट करने की कोशिश की जा रही है। अब इंडिया का ऑप्शन क्या है, इंडिया का ऑप्शन देखिए ये है, हम शांति पसंद लोग हैं लेकिन शांति कम्स एट अ कॉस्ट, यानी कि कई बार टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी शांति के लिए। शांति का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम बस बैठते देखते रहेंगे, नहीं। That should not be India's policy with respect to Afghanistan. अब जरा कुछ पॉइंट्स जान लीजिए, आप मीन्स के पॉइंट में लिखते हैं अपने आंसर्स में। It has been said that India till now has been investing in soft power in Afghanistan. जैसे कि हमने अफगानिस्तान में जब लोकतांत्रिक सरकार थी, सलमा डैम, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग, रोड, हाईवे, रेलवे लाइन, इन पर इन्वेस्ट कर रहे थे। अफगानिस्तान की जो जनता है उसका दिल जीत रहे थे। अफगानिस्तान से जो भारत में लोग आते थे स्कॉलरशिप पर पढ़ने आते थे, तो इसका हम इस्तेमाल कर रहे थे। बट मेजरली अफगानिस्तान को लेकर हमारी पॉलिसी जो है यूएस के साथ अलाइन रही है कि यूएस इज देयर टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। लेकिन आपको क्या लगता है कि यूएस सही में इंडिया के इंटरेस्ट को भी ध्यान रखता है जब वो अफगानिस्तान पर कुछ सोचता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन जब यूएस तालिबान से बातचीत कर रहा था तो उस बातचीत में इंडिया को तो इंक्लूड ही नहीं किया। जब दोहा में, कतर में तालिबान ने अपने ऑफिस बनाया हुआ था, जो मुल्ला बरादर जो कि एक तरीके से मेन पर्सन थे तालिबान से, जो कि बातचीत करते थे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों से, तो उसमें भारत को इंक्लूड नहीं किया गया था ऑफिशियली। तो यानी कि यूएस तो अपने इंटरेस्ट की सोचता है। हमें यह भी बात पता है कि देखो यूएस हमेशा से पाकिस्तान का प्रयोग करता रहा है, उसको फंडिंग एटसेट्रा प्रोवाइड करता रहा है, क्योंकि तालिबान में उसको स्थिरता चाहिए अपने इंटरेस्ट के लिए। तो यानी कि यूएस पाकिस्तान का साथ तो छोड़ेगा नहीं। और हमें पता है कि पाकिस्तान भारत को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरह देखता है, राइट। तो व्हाट कम्स नाउ, इसका मतलब यह है हमें अपनी नीति खुद बनानी होगी और इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस अलाइनमेंट बनानी होगी। तो ऐसे में पाश्तून कल्चर, इसको जो हम सपोर्ट कर सकते हैं वो हम सपोर्ट करें। हालांकि हम स्थिरता में बिलीव करने वाले लोग हैं, लेकिन जब वहां पर सब्जुगेशन हो रहा है और तालिबान का प्रयोग पाकिस्तान भारत के खिलाफ करने की सोच रहा था, तो हम अब फॉरवर्ड पॉलिसी क्यों ना अपनाएं भाई। तालिबान चाहता है भारत के साथ अलाइनमेंट, जिससे कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स दोबारा आगे बढ़ते रहें। इस बात से पाकिस्तान खुश नहीं है, पाकिस्तान नहीं खुश है, ना रहने दे। तालिबान ने इस बात को क्लियर कर दिया है। तो दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द टाइम, दिस इज द स्वीट स्पॉट दैट इंडिया नीड्स टू टेक बेनिफिट ऑफ। तालिबान की जो सरकार है वो ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह ना करे, भारत के खिलाफ उसकी जमीन का इस्तेमाल ना होने दे, बट अलाइनमेंट हमारी ऐसी रहे कि उनका जो सपना है उसमें हम भी थोड़ा सपोर्ट कर दें, राइट। दुआएं लगेंगी हमें। ये दो वर्ड्स हैं पाश्तून में, नमज, ऑनर हम इसको कहते हैं, सॉलिडारिटी जिसको हम नंग कहते हैं। तो इन दोनों शब्दों को जो उनके कल्चर के हैं इसको हम प्रोटेक्ट करें, यानी कि ऑनर एंड सॉलिडारिटी, राइट। पाश्तून का ऑनर और उनकी एकता।
रीइंटीग्रेटिंग NWFP विद अफगानिस्तान, एक ऑप्शन तो ये है कि वो अफगानिस्तान में शामिल हो जाए। दूसरा है कि लिबरेशन हो जाए, साथ में बलूचिस्तान का भी, बलूचिस्तान उसके नीचे है। और रिवर्टिंग POK एंड गिलगित टू इंडिया, यानी कि जो भारत के क्षेत्र हैं जो अभी पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है, ये भारत के पास आ जाए। तो इन तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए वी नीड टू बी हैविंग दिस फॉरवर्ड पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू दिस पाश्तून कॉज एंड दिस दुरंत लाइन कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक ये बात अभी आपको क्लियर हुई होगी। ये बात क्लियर आपको? तो यही मैंने कंक्लूड यहां पर किया है। डेमोक्रेटाइजेशन इज द वे कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, यानी कि इन लोगों को ज्यादा लोकतांत्रिक शक्तियां दे। पाकिस्तान एक मल्टी एथनिक नेशन है, तो मल्टीपल एथनिसिटीज का एक्चुअली कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स होना चाहिए। जैसे कि भारत में विविधता है, तो इस विविधता को हम अपनी सरकारों में भी देख सकते हैं, राइट? अपनी जॉब्स में भी देख सकते हैं, एजुकेशन में भी देख सकते हैं। तो इंडिया कैन बी अ गुड एग्जाम्पल हियर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर है डी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये रीजन, ये पंजाब वाला रीजन और ये POK वाला रीजन। मेंस का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जेनेसिस ऑफ पाश्तून मूवमेंट इन अफगानिस्तान, पाक एंड इंडिया रिलेशन। तो आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि देखो पाश्तूनिस्तान का क्या महत्व है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में। अगर आप चाहते हैं ऐसे टॉपिक्स हम आगे लेते रहें, तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद मी एट शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। आप कोई विशेष मुद्दे उठाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट DM मी और आप कमेंट्स में बता सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए।